अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे जिसका टॉपिक सब रूटीन एंड फाइल हैंडलिंग है। तो आइए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर को शुरू करूं, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम का चैप्टर का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन देखिएगा। एज अ प्रोग्राम गेट्स लॉन्गर इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू हैंडल most computer language excluding GW basic features that facilitate such situation। आपने सुना प्रोग्राम जितना लंबा होता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा और उसको ऑपरेट करना, हैंडल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ऐसे प्रोग्राम जो लंबे हो जाते हैं और मुश्किल हो जाते हैं, GW बेसिक की फीचर्स जो हैं उन्हें सोल्यूशन के लिए फैसिलिटेट करती हैं। आप ये भी कह सकते हैं ऐसे प्रोग्राम जो मुश्किल प्रोग्राम हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, उन्हें GW बेसिक जो है वो फैसिलिटेट करता है। अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम। आपने देखा एक सेपरेट जो बड़ा प्रोग्राम होता है, लार्ज प्रोग्राम, उसको आप डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। तो देखिएगा यहाँ पे ये आप सब प्रोग्राम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स एंड मैनेजेबल पार्ट्स आर कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। ये स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू। जैसे कि आपने देखा कि आप सब प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसका एक स्पेशल टास्क होता है, वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। इन बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड और बिल्ट इन, यूज़र डिफाइंड। तो आपने देखा GW बेसिक में दो तरह के सब प्रोग्राम होंगे, एक को स्टैंडर्ड बोलते हैं या बिल्ट इन बोलेंगे और दूसरे को यूज़र डिफाइंड बोलेंगे। ये समझ होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद देखिएगा इंस्टिंक्ट फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शन। ये भी आप देख रहे हैं इनके नाम है, बिल्ट इन फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द बेसिक एंड अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज देम so that he does not have to write code to handle certain situation. A user-defined function is written and specified by the programmer to accomplish a particular task. आपने सुना user-defined function एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको प्रोग्रामर अपनी मर्जी से एक मसले को हल करने के लिए लिखता है। जी आगे देखिएगा। The function will always return a value to the calling module. Let us begin with standard function. As previously mentioned, standard functions are provided by basic and simply have to be called upon for us. The called function will have a particular name followed by parentheses. देखिएगा उसके बाद an argument is passed to the function by inserting a constant, variable, expression or another function inside the parentheses। तो आपने देखा आर्गुमेंट क्या चीज़ है। आर्गुमेंट इज passed to the function by inserting a constant, variable, expression or another function inside the parentheses। ये आपने देखा। The argument is what the function will be operating on। दोबारा देखिएगा, द आर्गुमेंट इज व्हाट द फंक्शन विल बी ऑपरेटिंग ऑन। अ फंक्शन इज यूज्ड, अ फंक्शन इफ यूज्ड हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अ स्टेटमेंट, so therefore it will be evaluated before anything else in the statement। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिल्ट इन फंक्शन को डिटेल के साथ जो है अब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। बिल्ट इन फंक्शन स्टूडेंट जैसे कि आप इसका नाम सुन रहे हैं वैसे इसका काम है। बिल्ट इन फंक्शन बना बनाया फंक्शन होता है, इसमें यूज़र किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता, दैट्स वाई इसको आप बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बिल्ट इन फंक्शन को हम समझते हैं। These functions perform operation on their operands and return values। आपने देखा ये फंक्शन जो है अपने ऑपरेशंस पर परफॉर्म करते हैं और वैल्यू रिटर्न करते हैं। बेसिकली these are programs
दैट हैव बीन रिटन बाय डिवेलपर्स ऑफ लैंग्वेज। आपने देखा कि ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें डिवेलपर राइट करता है। बेसिकली दीज आर प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन बाय डिवेलपर ऑफ लैंग्वेज। जो प्रोग्राम का डिवेलपर होता है स्टूडेंट्स, ये बिल्ट इन फंक्शन को राइट कर देता है और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आप समझ रहे हैं कि प्रोग्राम जब बनाया जा रहा होता है तभी ऐसी इंस्ट्रक्शंस को राइट कर दिया जाता है, उसके बाद फिर इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट। These functions are known as built-in functions, standard function, library function और string functions। तो आपने सुना ऐसे फंक्शन जिनको प्रोग्राम डिवेल्प करने के दौरान लिख देता है, ऐसे फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। बेसिक हैज़ मैनी प्री डिफाइंड फंक्शन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको पहले से ही बयान कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। बेसिक हैज़ मैनी प्री डिफाइंड फंक्शंस बिल्ट इनटू द लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड बाय कॉलिंग देम। Basic library functions are divided into two general categories, numeric functions and strings। तो आइए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लाइब्रेरी फंक्शंस के दो कैटेगरी हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस। आगे आप देख रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शन। These functions are applicable on numeric values only। आपने देखा कि न्यूमेरिक फंक्शन जो है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट। और क्या करते हैं? न्यूमेरिक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर टू मैनी फंक्शंस अवेलेबल। बहुत से फंक्शंस अवेलेबल हैं, बट हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विल बी डिस्कस। तो आपने देखा न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर बहुत से फंक्शंस अवेलेबल हैं, बस चंद एक फंक्शन जो ज़रूरी हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी आप फंक्शंस पढ़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन्हें अच्छा सा प्रिपेयर करना है, इसका फॉर्मेट भी आपने तैयार करना है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। आपको उनका पर्पस भी लिखना होगा और आपको इनका फॉर्मेट भी लिखना होगा। याद रखिएगा, फॉर्मेट इज़ लाइक अ सेंटेक्स। तो ये क्योंकि ये एक फंक्शन है इसलिए इसका सेंटेक्स नहीं होगा, इसका फॉर्मेट होगा। तो आइए इसके पर्पस को पढ़ते हैं। ABS स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म होगी एब्सोल्यूट फंक्शन। जैसे कि आप मैथ्स को पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट का काम होता है कि वो 100% रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्पस, द पर्पस ऑफ ABS फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होगा कि वो आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा ऑफ द एक्सप्रेशन x, दैट इज द वैल्यू विदाउट एनी साइन। विदाउट एनी साइन लाइक आप देख रहे हैं 2, 3, 4, ये सारे विदाउट एनी साइन। अगर आप देखिए तो ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, तो ये वो सारे साइन है जो विदाउट साइन है और इन्हें आप पॉजिटिव बोलते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? ABS(x)। नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा, इंट फंक्शन है। इसको आप इंटीजर बोलते हैं। पर्पस देखिएगा, रिटर्न द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। इन केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न द सेम नंबर। तो आपने देखा कि इसका काम क्या है, वो एक लोएस्ट इंटीजर को रिटर्न द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जहाँ वो x से लेस देन होगा या इक्वल होगा उस इंटीजर को रिटर्न करता है। इन केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न द सेम, तो इसका सेम नंबर। इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, इंट INX। अब आप इसकी एग्जांपल भी देख रहे हैं। इंट लिखा है 3.999 रिटर्न JN। तो आपने पहले भी पढ़ा कि अगर होल नंबर आ जाएगा तो वो क्या कर देगा? पहले नंबर को रिटर्न कर देगा, यानी क्या कर देगा? सेम नंबर को रिटर्न कर देगा, 3 को रिटर्न कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, SQR। ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट बनता है। SQR कौन सा फंक्शन बनेगा? स्क्वायर रूट फंक्शन बनेगा। पर्पस, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x। अब इस स्क्वायर रूट का काम क्या है कि वो पॉजिटिव नंबर को रिटर्न करता है। x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट x व्हेन x इज लेस ग्रेटर और इक्वल 0। तो ये आपने देखा कि ये इसका फॉर्मेट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स फॉर x इज इक्वल 10 to 25। स्टेप 5, प्रिंट x स्क्वायर रूट
नेक्स्ट एक्स रन। उसके बाद आप देख रहे हैं 3.141627 ये आगे वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये इनके स्क्वायर रूट आ चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा, साइन फंक्शन। साइन स्टूडेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ साइन अकेला फंक्शन ही, इसके अलावा 5 फंक्शन और भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन्हें हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। साइन फंक्शन पर्पस देखिएगा, द पर्पस ऑफ साइन फंक्शन इज टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉल्ड साइन ऑफ एन एंगल एक्स एक्सप्रेस इन रेडियन। तो आपने सुना कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जिसका काम क्या है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल एक्स को एक्सप्रेस करता है रेडियन में। द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कन्वर्टिंग एंगल इन रेडियन। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 साइन एक्स इज कैलकुलेटेड इन सिंगल प्रिसिशन, और ये इसका आप देख रहे हैं कि ये इसका फॉर्मेट भी आपने समझ लिया। इसके बाद आप इसके बाकी फंक्शंस को भी देखिएगा। साइन के बाकी फंक्शंस हैं, इसको आप कोसाइन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। इसके बाद सीकेंट है, इसको SEC लिखते हैं। कोसिकेंट है, ये COSEC लिखते हैं। टेंजेंट है और कोटेंजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन को देखिएगा, फिक्स फंक्शन। अब इसका पर्पस देखिएगा, द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज टू ऑब्टेन एन इंटीजर वैल्यू बाय सिंपली ड्रॉपिंग द डेसिमल पार्ट। तो आपने देखा फिक्स फंक्शन का काम क्या है कि वो सिंपली ड्रॉप कर देती है डेसिमल पार्ट को। फिक्स फंक्शन डज नॉट राउंड द नंबर, वो राउंड ऑफ नंबर को नहीं करती। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फॉर्मेट है फिक्स एक्स, और इसकी एग्जांपल भी आप देख रहे हैं -7.09 है। तो इसने जब रन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 आ जाएगा। वो जो वैल्यू है पॉइंट को उसको बिल्कुल राउंड ऑफ नहीं करेगी। नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ते हैं, टैब फंक्शन है। इसका पर्पस देखिएगा, टू प्रिंट अ सर्टेन कॉलम position x on the screen. If the current print position is already beyond x, tab goes to given position on the next line. Space 0 is leftmost position, the rightmost position is screen with x with screen width. X must be written within the range 1 to 25. अब आप टैब देख रहे हैं, ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ते हैं R&D। ये याद रखेगा, ये R&D रैंडम फंक्शन होगा। इसका पर्पस देखते हैं, टू रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। तो फॉर्मेट इसका होगा R&D x आ जाएगा। इसके आगे डिटेल इसकी समझते हैं। द सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर इज जनरेटेड each time the problem is run unless the random number generator is recessed. If x is equal to 0, then the last number is repeated. To get a random number within the range of 0 through n, use the following formula use करेंगे, int R&D random n multiply n plus 1। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं, लॉग फंक्शन। हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। लॉग को आप स्टूडेंट्स मैथ्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कुछ आपको पहले से भी इसके बारे में आइडिया है। लॉग फंक्शन पर्पस, टू रिटर्न अ नेचुरल लॉगरिथम। लॉग इन बेसिक इज अ लॉगरिथम ऑफ द बेस e इज 2.71882। तो आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि एक नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं। लॉगरिथम की भी स्टूडेंट्स आपने 2 टाइप्स पढ़ी है, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। इसमें हम नेचुरल लॉगरिथम को डिस्कस करें जिसमें बेस e यूज़ होगी। आप जो लॉगरिथम पढ़ के आए हैं लास्ट क्लासेस के अंदर, वो बेस 10 पढ़ कर आए हैं, उसको एक कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। बेस टू रिटर्न अ नेचुरल लॉगरिथम, लॉग इन बेसिक इन अ लॉगरिथम to the base e is equal 2.71882। तो ये e की वैल्यू है, फॉर्मेट log x। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है SPC, इसको स्टूडेंट स्पेस फंक्शन बोलेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। skip x, space is in a print statement
SPC may only be used with print and LP print. ये print है और L print student line print statement है. The argument n must be in the range to 0 to 255. If x is greater than the defined width of the printer or the screen, the value used will be n mod width. Format क्या है? स्पेस x. नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं. बीप फंक्शन है. ये स्टूडेंट्स आवाज़ के लिए, साउंड के लिए फंक्शन यूज़ किया जाएगा. तो आइए इसको समझते हैं. पर्पज द साउंड ऑफ टू साउंड द स्पीकर एट 800 हर्ट्ज, 800 साइकिल्स पर सेकेंड, 1 फॉर 1/4 ऑफ अ सेकेंड. तो फॉर्मेट क्या होगा? बीप. नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, डेटा फंक्शन, डेट फंक्शन. दिस स्टेटमेंट इज यूज टू सेट और रिट्राइव द करंट डेट. तो आपने देखा डेट फंक्शन का पर्पज़ आपको समझ आ गया कि उसका काम क्या है, कि डेट को सेट करना है या रिट्राइव करना है. तो इसका तरीका का फॉर्मेट क्या होगा? डेट वी और वी एस इज इक्वल डेट. ये स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट होगा. नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं. उसके बाद देखिएगा स्ट्रिंग फंक्शन आ गए. जैसे कि आपने पढ़ा था 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग. तो न्यूमेरिक फंक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम स्ट्रिंग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो स्ट्रिंग फंक्शंस देखिएगा, स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू प्रोसेस करेक्टर स्ट्रिंग्स एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू. जैसे आपने सुना, स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज टू प्रोसेस करेक्टर्स स्ट्रिंग्स एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज और स्ट्रिंग वैल्यूज. अब आप देख रहे हैं LEN है, लाइन फंक्शन इसको बोला करेंगे. पर्पस क्या है इसका? टू रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन स्ट्रिंग. द X इज एनी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स एंड ब्लैंक्स आर काउंट इन द नंबर ऑफ करेक्टर. तो आपने देखा ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स एंड ब्लैंक्स आर काउंटेड इन द नंबर ऑफ करेक्टर्स. तो फॉर्मेट क्या होगा? LEN. जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी एग्जांपल भी हमारे पास अवेलेबल है. पाकिस्तान प्रिंट LEN 8. तो पाकिस्तान में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आपने देखा इसके जो पाकिस्तान जब आप प्रिंट करते हैं तो इसके काउंटिंग नंबर जो है उन्हें आप प्रिंट नहीं कर सकते, तो रन होकर 8 आ जाएगा. ये जो 8 है स्टूडेंट्स, वो पाकिस्तान के लेटर की तादाद है. नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ते हैं, वैल्यू फंक्शन. वैल फंक्शन है, वैल्यू फंक्शन इसको बोलेंगे टू रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग. द वैल फंक्शन VAL फंक्शन आल्सो स्ट्रिप्स लीडिंग ब्लैंक्स, टैब्स एंड लाइन्स, फीड्स from the argument string. If the first character of x is not numeric, the value function will return 0. ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. If the first character of x is not numeric, the value will return 0. इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, फॉर्मेट वैल्यू x आ जाएगी. नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है मिड फंक्शन. To return the requested part from of a given string, n is an integer expression in the largest n is an integer expression in the range 1 to 255. m is an integer expression in the range 0 to 255. The function returns a string of length m character from x beginner with the characters. इसके बाद आप इसका देखेंगे फॉर्मेट मिड x n और m आ जाएगा. नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं. स्पेस फंक्शन है. टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ x स्पेस. तो आपने देखा टू रिटर्न अ स्ट्रिंग of x space, x is rounded off an integer and must be within range of 0 to 255. तो आपने देखा जब आप स्पेस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो x राउंड ऑफ हो जाएगा जी. नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ते हैं. राइट फंक्शन. पर्पस टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. तो आपने देखा टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट
राइट साइड पर जो करेक्टर आपको दिया जाता है वही स्टूडेंट इस फंक्शन के लिए लिखा जाएगा। जैसे आपने देखा टू रिटर्न स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, फॉर्मेट इसका राइट और x1। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा, लेफ्ट फंक्शन है। पर्पस टू रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंप्राइजेस द लेफ्ट मोस्ट करेक्टर ऑफ x, तो फॉर्मेट इसका लेफ्ट x और n, ये देखिएगा। इसके बाद CHR है, करेक्टर इसको बोलते हैं। टू कन्वर्ट एन ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको इसकी एब्रीविएशन होगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड वैल्यू टू दिस इक्विवेलेंट करेक्टर, द फंक्शन CHR serves the opposite of ASC and it is useful in getting output in ASCII control character. The print statement is used to print these character. तो ये देखिएगा, ये आपने इसके बारे में भी समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि आप स्टूडेंट्स कुछ देर पहले हमने बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पढ़ा था और आपने पढ़ा था कि वो प्रोग्रामर जो होता है प्रोग्राम को जब लिख रहा होता है उसके दरमियान ही उसके दौरान ही इसको लिख देता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसको यूज़र डिफाइन करता है। तो आइए इसको हम सीखते हैं। A user-defined function is completely defined and customized by the programmer to solve some problem. आपने सुना user-defined function is completely defined। ऐसा फंक्शन होता है जिसको completely define किया जाता है, customized by the programmer to solve some problem. Function that we write or called user-defined function। वो फंक्शन जिन्हें आप लिखते हैं उन्हें आप user-defined function कहते हैं। User-defined function return a single value। यूज़र-डिफाइंड फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं एंड आर जनरली यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट विल बी नीडेड न्यूमरस ऑफ टाइम इन द प्रोग्राम। आपने सुना कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन रिटर्न सिंगल वैल्यू, ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है एंड आर जनरली यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, और ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट विल बी नीडेड न्यूमरस टाइम इन द प्रोग्राम। इन बेसिक यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर रेफर्ड टू एज प्रोसीजर्स। दोबारा सुनिएगा, इन बेसिक यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर रेफर्ड टू एज प्रोसीजर्स similarly to sub procedures except function procedures return the one value। आगे देखिएगा, the user can define the function with define function statement. These functions are defined only for the life of a given program and not part of basic language। इसके बाद आगे देखिएगा, a single line function can be defined by define function statement that is executing same code more than once in different place of the program। इसका सिंटैक्स देखिएगा, लाइन नंबर इसके लिए ज़रूरी है, डिफाइन फंक्शन आएगा नेम, उसके बाद आर्गुमेंट और एक्सप्रेशन। वेयर नेम मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम, जैसे कि आपने सुना इसके अंदर जो नाम है वो एक वेरिएबल नेम होना ज़रूरी है। द नेम preceded by function becomes the name of function। Argument consists of those variables names in the function defining that is to be replaced when the function is called। The items in the list are separated by comma। तो ये भी आपने एक सुना कि जो आइटम होंगे कॉमास के साथ आप सेपरेट करेंगे। इसके बाद आगे देखिएगा, एक्सप्रेशन। अब आप देखिए, एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिफाइन एक्सप्रेशन, और इसकी डेफिनेशन भी आपने लिख ली, इफ एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द फंक्शन इट इज़ लिमिटेड टू सिंगल स्टेटमेंट। ये एक सिंगल स्टेटमेंट तक लिमिट होगी। क्या सिंगल स्टेटमेंट तक लिमिट होगा? फंक्शन जो एक्सप्रेशन है वो सिंगल स्टेटमेंट तक लिमिटेड होगा। The variable in the argument represent on a one-to-one basis। The argument variables are values that are to be given in function call।
इसके बाद देखिएगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन में बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। आपने सुना यूज़र डिफाइंड फंक्शन न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। इफ़ अ टाइप इज स्पेसिफाइड इन द फंक्शन नेम, द नेम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज forced to that type before it is returned to the calling statement. If a type is specified in the function name and the argument type does not match, type mismatch. आपने सुना if type is specified in function and name the argument does not match, अगर argument match ना हो तो आप इसको क्या बोलेंगे? mismatch, error occur. आगे देखिएगा, a user defined function may be defined more than once in a program by repeating the defined statement. A defined statement must be executed before function. In a function it defines, it may be called if a function is called before it has been defined and undefined user defined function error. इसके बाद इसको मज़ीद समझते हैं। डिफाइंड फंक्शन इज़ इलीगल इन द डायरेक्ट मोड। आपने सुना डिफाइंड फंक्शन एक इलीगल डायरेक्ट मोड में फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शंस आर नॉट सपोर्टेड इन डिफाइंड फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन स्टूडेंट जो लिमिटेड होते हैं, जिनकी लिमिट कम होती है, ऐसे फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन में सपोर्टेड नहीं होते। डिफाइंड फंक्शन कैन define either numeric or string function. Defined function return a string if name is string variable name and numeric value if name is a numeric variable. तो आपने देखा कि हमने डिफाइंड फंक्शन को पढ़ा। आइए नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स का सब रूटीन। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आएगा और आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। आइए शुरू करते हैं। सब रूटीन बहुत ही आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। सब रूटीन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट। आपने सुना, सब रूटीन एक सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट है दैट कैन बी यूज फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, जिसको आप प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब रूटीन परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क। सब रूटीन जो है वो एक खास काम को परफॉर्म करता है एंड देन रिटर्न कंट्रोल टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और फिर कंट्रोल किसको रिटर्न कर देता है? पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को, दैट कॉल्स द सब रूटीन, जिसको आप सब रूटीन बोलते हैं। Sometimes it is more convenient to structure a sequence of statement as a subroutine than as a function. Subroutines are similar to functions in the sense that they can be referenced from other place in program. Unlike a function, however, a subroutine is not given a name. आपने सुना फंक्शन की तरह सबरूटीन को नाम नहीं दिया जाता। It can be used to determine more than one numeric or string quantity. आपने देखा इसका इस्तेमाल क्या है कि एक या एक से ज़्यादा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग क्वांटिटीज़ फाइंड करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बेसिक go sub return and on go sub statement are used to subroutine। तो ये देखिएगा बेसिक के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होंगी। go sub return and on go sub statements, ये इसके अंदर इस्तेमाल होगा। आइए स्टूडेंट्स go sub return स्टेटमेंट को समझते हैं। इसका पर्पस देखिएगा। सबसे पहले to branch to and return from a subroutine। आपने देखा इसका काम ब्रांच करना है और रिटर्न करना है सब रूटीन के अंदर। सब रूटीन में बी कॉल्ड एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम इन अ प्रोग्राम। आपने देखा सब रूटीन जो है उसको आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ टाइम है। अ सब रूटीन में बी कॉल्ड फ्रॉम विद इन अनदर सब रूटीन। सच नेस्टिंग ऑफ सब रूटीन इज लिमिटेड एंड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। रिटर्न स्टेटमेंट इज सब रूटीन causes GW basic to return a statement following the most recent go sub statement. A subroutine can contain more than one return statement should logic dedicate return at different points in the subroutine.
इसके बाद सब रूटीन के बारे में देखिएगा। सब रूटीन कैन अपेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी, बट मस्ट बी रेडीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। टू प्रिवेंट inadvertent entry precede the subroutine by a stop and go to statement to direct program and control around the subroutine। इसका syntax देखिएगा स्टूडेंट्स, line number, go line number, up to line number, return line number। in line number is the starting line number of a subroutine and optional in return statement। आइए आगे ऑन गो टू को समझते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हमारा टॉपिक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। फाइल हैंडलिंग, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका काम होगा। फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, क्या क्या हमें स्टेप्स उठाने होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम फाइल हैंडलिंग में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आपने सुना कंप्यूटर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे काम करता है। टू नो हाउ डाटा कैन बी रिटन एंड रीड फ्रॉम द फाइल्स। तो आप ये जानना चाहते हैं कि फाइल्स के अंदर डाटा लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। वी मस्ट नो अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट अबाउट फाइल। तो इस मरहले के लिए आपको यानी डाटा फाइल्स के अंदर लिखा और पढ़ा कैसे जाता है, इस मरहले को समझने के लिए आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट चाहिए अबाउट फाइल्स। Thus we read to know about data items and records। सबसे पहले करेक्टर्स हैं। करेक्टर कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। दीज आर रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर एज अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड ज़ीरोस। तो आपने सुना करेक्टर्स जो है उनको आप कंप्यूटर के अंदर जो है रिप्रेजेंट करते हैं किस सीक्वेंस के अंदर, वंस और ज़ीरो में। इसके बाद डाटा फील्ड है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। इसके अंदर डाटा से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। डाटा फील्ड आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स टू हैव अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। For example, a student name, his roll number are two different data files। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर दो डिफरेंट फाइल्स हैं। इसके बाद रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। आपने सुना रिकॉर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं तो उसको आप रिकॉर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, द कम्बिनेशन ऑफ द नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, एज, एड्रेस इज अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। तो आपने सुना कि ये डिफरेंट फाइल्स हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम, रोल नंबर, एज, एड्रेस, दीज आर डिफरेंट फाइल्स और इनकी कलेक्शन कर लेना, इसको आप रिकॉर्ड बोलेंगे। Up till now we use different techniques to get data in program। आपने देखा कि अब तक हम बहुत सी टेक्निक्स यूज़ कर चुके हैं डाटा को प्रोग्राम के अंदर एंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट इनपुट रीड डाटा स्टेटमेंट। तो आप इसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज़ कर चुके हैं वो आपने पढ़ा। लेट इनपुट रीड डाटा। It is always used to store input and output in a data file। The most important files are program files। आपने सुना जो सबसे important फाइल है वो program files हैं and data files हैं। तो आइए सबसे पहले program files के बारे में डिस्कस करते हैं। Program files contain program or instruction फॉर द कंप्यूटर। तो आपने सुना प्रोग्राम फाइल्स ऐसी फाइल्स होती है जिसके अंदर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसके बाद डाटा फाइल है। डाटा फाइल के बारे में आप कुछ पहले से भी जानते हैं, आइए मज़ीद समझते हैं। डाटा फाइल्स कंटेन डाटा एंड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। आपने सुना डाटा फाइल जो है उसके अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है नीडेड फॉर अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होती है टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, जिससे वो एग्जीक्यूट कर सके पूरी कामयाबी के साथ। डाटा फाइल आर लिंक्ड, ये जुड़ी फाइल होती है, किसी के साथ जुड़ी होती है, लिंक होती हैं। आर इंक्लूड विद द प्रोग्राम फाइल ड्यूरिंग रन टाइम और कंपाइलेशन टाइम। These two access method are called sequential and random। तो ये भी आपने सुना कि डाटा की जो पहुंच है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है access जिसको आप कह रहे हैं sequential और एक है random। By definition, sequential access means
the data contained in the target file will be accessed in the order in which it is physically stored on the disk. In other words, if you want to access the 25th record within a file, records 1 to 24 must be accessed first in order to reach the 25th target. Random के बारे में देखिएगा. Random access allow the programmer to directly access a specific record with a particular file. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बताना चाहता हूँ. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था पहले भी कि फ़र्ज़ करेगा अगर आपके पास 25 फाइलें हैं और आपको सीक्वेंशियल एक्सेस आपके पास है, तो आपको क्या करना होगा. अगर आपने 25 फाइल हैं और आपने डायरेक्ट 25वीं फाइल पर जाना है, तो स्टूडेंट्स आपको सीक्वेंस वाइज चलना होगा. पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 से 7 पे, 8. इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा. कहाँ तक सिलसिला चलता रहेगा? ये स्टूडेंट जब तक 24 फाइल्स आप 24 फाइल तक नहीं पहुँच जाते, तब तक आप 25 पर नहीं पहुँच सकेंगे. मेरी बात करने का मतलब ये कि आप डायरेक्ट 25 पर नहीं जा सकते. सीक्वेंशियल में आपको सीक्वेंस को मद्देनज़र रखना होगा. आप सीक्वेंस के यानी आप डायरेक्टली 25 पे नहीं जा सकते. मगर रैंडम फाइल जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर स्टूडेंट डायरेक्ट आप किसी भी फाइल को अप्रोच कर सकते हैं. आपकी एक्सेस किसी भी फाइल तक हो सकती है. इसमें सीक्वेंस का आपको ख्याल रखना नहीं होगा. तो आइए रैंडम फाइल को एक दफ़ा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं. रैंडम एक्सेस अलाउ द प्रोग्रामर टू डायरेक्टली access a specific record within a particular program. This obviously makes the search of record contained in a file extremely faster than sequential file. तो रैंडम फाइल के अंदर आपकी जो फाइल तक रसाई है, फाइल तक जो पहुंच है, वो बहुत तेज़ होती है. बिकॉज आप डिज़ायर रिजल्ट तक फ़ौरन पहुंच जाते हैं बगैर किसी इंतज़ार के. इसके बाद सीक्वेंशियल फाइल. It is important to note that file position pointer is used by a file to point to the next record to be processed in the file. At first, the pointer start at very beginning of the file, therefore printing or to the first record, and then it is incremented to next record while cycling through the file. तो जैसे आपने सीक्वेंशियल के बारे में सुना कि इसमें एक पूरा साइकिल चलेगा. जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि 25 फाइलें और आपने डायरेक्ट 25वीं फाइल पे जाना है, तो आपको पिछली 24 फाइलों तक पहुंचने के बाद फिर आप 25वीं फाइल पर पहुंच सकेंगे. तो ये पूरा साइकिल आपका बनेगा. This is how sequential access is able to work. The imaginary file position pointer is actually sequentially moved to each record within the file until the target record is reached. Opening a file. When creating or accessing a sequential file, the first thing the programmer must do is open the file. तो आपने देखा, आप सबसे पहले जब फाइल को क्रिएट करने की या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोग्रामर को सबसे पहले क्या करना होता है? ओपन द फाइल यूजिंग ओपन स्टेटमेंट. द ओपन स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट. ओपन फाइल नेम, एक्सटेंशन है इसकी ext जो है वो इसकी एक्सटेंशन है फॉर मॉड as और बफर. आगे देखते हैं. द ओपन स्टेटमेंट विल प्रोवाइड द नेम ऑफ द फाइल. आपने देखा ओपन स्टेटमेंट का काम क्या है कि वो फाइल का नेम प्रोवाइड करती है. जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोवाइड द नेम ऑफ द फाइल. ओपन स्टेटमेंट. द वे इन विच इट विल बी यूज्ड एंड द बफर number of the file. The same rules apply for naming data file as they do not naming regular basic program. Except a data file should normally be given an extension .ext of data. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ext को एक्सटेंशन बोलते हैं ऑफ डाटा. Where as a program file is given an extension to .bas. This code means that the program using the data files could have the same name as the data file. The extension would be
the only way to distinguish the file from each other. This is customary thing to do when the naming program and data file that will only be associated with each other. Next देखिएगा, you can use a file as either output. फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं? आउटपुट के तौर पर, इनपुट पर, अपेंड के तौर पर. दीज आर मॉड ऑप्शंस. आउटपुट मीन्स दैट द प्रोग्राम विल इवेंचुअली राइट data to the file. Input means the data contained in the file will eventually to be read in the calling program. Append means that the data will be added to the end of an extension file on disk. इसके बाद आगे देखिएगा, buffer is a reserved section of primary storage used for storing temporary data being written to read and written or to read from a file. The programmer specify the buffer number. जैसे कि आपने सुना, प्रोग्रामर जो है वो बफर नंबर को स्पेसिफाई करता है ऑफ अ फाइल एंड इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोग्राम टू recognize and identify the file that is attempting to manipulate it. The buffer number of the file must be known by programmer when attempting to write data or read data from the file. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो प्रोग्रामर होता है उसको फाइल लिखते, फाइल डिज़ाइन करते वक्त बफर नंबर का पता होना ज़रूरी है. नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ यू आर ट्राई टू ओपन अ फाइल, अगर आप एक फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं that doesn't exist, वो ओपन नहीं हो पाती, a new file will be created. तो आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं. If you try to open a pre-existing file as output, जैसे कि आपने देखा जिसको आप पहले ओपन कर चुके थे और वो पहले ओपन नहीं हो सकी थी, प्री एग्जिस्टिंग फाइल, उसका आउटपुट लेना चाहें, will be overwritten and will lose all of its content और डाटा. तो आपने देखा कि अगर आप इसको ओवरराइट करने की कोशिश करेंगे तो आपका फाइल के अंदर मौजूद जो डाटा और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी क्या हो जाएंगी? लॉस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट. ओपन स्टूडेंट डाटा फॉर आउटपुट फाइल बफर नंबर 1, जैसे कि आप देख रहे हैं AS नंबर 1, ये इसका बफर 1 लिखा गया है. The above open statement would open the file student.data for output using 1 buffer number. If student.data pre-existing on disk, it will be overwritten and created an empty file. तो जैसे कि आपने देखा कि ये ओवरराइट भी हो जाएगा और एम्प्टी भी हो जाएगा. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब भी ओवररिटन होगा डाटा आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. वंस यू हैव सक्सेसफुली ओपन अ फाइल, you can either write data or read data from it. जिसके आप जैसे आप सुन चुके हैं इसके बारे में कि जब आप एक फ़ाइल को कामयाबी से ओपन कर लेते हैं तो आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं. Append records to the file. This depends on what mode you specified for the file in the open statement. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग अ फाइल. सबसे पहले आपने ओपनिंग अ फाइल के बारे में पढ़ा, ओपन अ फाइल. अब हम राइटिंग अ फाइल के बारे में पढ़ेंगे कि एक फ़ाइल के अंदर आप डाटा कैसे लिख सकते हैं. तो आइए इसको शुरू करते हैं. राइटिंग अ फाइल दैट हैज़ बीन प्रीवियसली ओपन इन आउटपुट मोड इज़ अकॉम्प्लिश्ड यूजिंग राइट नंबर स्टेटमेंट. तो आपने सुना कि हम पहले जब फाइल को ओपन कर चुके हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका राइटिंग है, जिसके अंदर आप राइट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. द राइट नंबर स्टेटमेंट वर्क्स मच लाइक प्रिंट स्टेटमेंट. लिखना बिल्कुल एक प्रिंट स्टेटमेंट की तरह होगा. आप लिखते जाएंगे और वो फाइल के ऊपर प्रिंट सा होता जाएगा, नक्श सा होता जाएगा. तो एक प्रिंट स्टेटमेंट की तरह होगा, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग आउटपुट टू द स्क्रीन. बस ये एक इसको आप ये भी कह सकते हैं ये आउटपुट की शक्ल में आपको मिलेगा जो स्क्रीन पर होगा, मगर ये वो आउटपुट नहीं होगा जिसको एक आप हार्ड कॉपी में देख सकेंगे. आप मेरी बात को दोबारा सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करें. मैंने बताया जब आप फाइल को लिखते हैं तो डाटा जो है, जो भी आप लिखते हैं वो बिल्कुल एक आपकी स्क्रीन पर, आपकी फाइल पर प्रिंट होता जाता है और स्क्रीन पर देखा जा सकता है, मगर ये वो प्रिंट नहीं है जिसको आप हाथ में लेकर घूमते हैं, जिसको आप हार्ड कॉपी भी बोलते हैं. तो इसके बारे में भी आपने समझ लिया. Another difference is that when using the right statement, you must
फर्स्ट इंडिकेट द बफर नंबर, जैसे कि आपने सुना कि मैंने पहले भी बताया कि प्रोग्रामर को बफर नंबर का पता होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर भी आपने सुना कि जब आप एक राइट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको बफर नंबर का पता होना ज़रूरी है। You must first indicate the buffer number of the file being written. For example, consider the following write statement. Write number 1, name, address, phone number. The above statement would write the data contained in the name, address and phone numbers, phone variable to file using buffer number 1. जैसे आपने देखा जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई है उसमें बफर नंबर आपको 1 बताया गया और उसके अंदर एड्रेस, नेम और फ़ोन नंबर मौजूद है। The right statement actually only transfer the data into buffer 1's primary storage location. The transfer from primary memory to secondary memory actually occurs when closing the file which is covered further in the articles. तो आपने देखा कि जब डाटा जो है प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में कब ट्रांसफ़र होगा, जब आप क्लोजिंग द फाइल करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। ये इस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं, जब भी आप एक फ़ाइल को राइट कर रहे होते हैं, जो ही आप इसको क्लोज करते हैं तो सेव की कमांड आ जाती है और वो डाटा प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, रीडिंग अ फाइल है। Reading data from a file that has been previously opened as input in accomplished using the input statement. The input statement is similar to input statement except instead of reading user data input from keywords. तो आपने सुना इनपुट स्टेटमेंट का काम बिल्कुल एक इनपुट की तरह कि जैसे आप किसी भी फाइल के अंदर जो भी इन करते हैं, इनपुट करते हैं, वो उसका काम बिल्कुल इनपुट स्टेटमेंट की तरह होगा। बस ये इन किया जा सकता है, इसमें इसको इन किया जा सकता है और ये इनपुट कैसे किया जा सकता है, कीबोर्ड की मदद से किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना यूज़र डाटा इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, तो यूज़र जो है वो डाटा इनपुट कर सकता है कीबोर्ड की मदद से। द इनपुट स्टेटमेंट रीड डाटा इनपुट फ्रॉम अ फाइल ऑन डिस्क। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग। इनपुट नंबर 1, आप देख रहे हैं ये नंबर 1, फिर इसका बफर आ गया स्टूडेंट नेम, GPA एंड ग्रेड। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। The above statement would take values associated with file with buffer number 1 and assign the value to each of the specified variable in the statement, one value at a time. It is important to note that the input statement read data from the records that is currently being pointed to by the फाइल पॉइंटर। इसमें ये आपने देखा कि इंपॉर्टेंट बात आपके सामने लिखी गई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इनपुट स्टेटमेंट रीड डाटा फ्रॉम रेकर्ड्स। आपने देखा इनपुट जो है वो रीड करेगा रिकॉर्ड से, रेकर्ड से, दैट इज़ करंटली बीइंग पॉइंटेड टू बाय द फर्स्ट फाइल पोजीशन। After the input statement is executed, the file position pointer will be incremented to the next record. आपने सुन लिया, after input statement is executed, the file position pointer जो होगा वो increment कर देगा next record की तरफ और उसको solve करेगा। And then the process is repeated if trying to read more data in the file. It is also important to realize that there is an end of file, EOF आप इसको बोलते हैं, ये देर देखिएगा, character at the end of every file. This allows the program assessing the file to recognize when there is no more data left in the file. तो इसमें आपने देखा this allow the program assessing the file to recognize when no more file data is left in the file. The end of file characters come in handy when reading data from file because it will let you know when all data has been read. The EOF end of file that is used to check for the एंड ऑफ फाइल ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस। जैसे कि आप नाम जानते हैं एंड ऑफ फाइल, तो इसका काम भी आपने देख लिया कि वो फाइल को चेक करता है
कब चेक करता है? एंड ऑफ फाइल में, जब रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। EOF फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ 0 फॉल्स इफ़ देर आर मोर रिकॉर्ड्स इन द फाइल। ये भी आपने देखा, ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे फाइल में तो वो फॉल्स रिकमेंड करेगा, यानी 0 आंसर आएगा। एंड इट विल रिटर्न अ वैल्यू ट्रू 1 इफ़ द एंड ऑफ द फाइल हैज़ बीन encountered. Therefore, EOF function is actually evaluated like a Boolean expression. The argument sent into EOF function will be buffer number of the file being manipulated. Because the EOF is Boolean expression, data return a value of true or false. तो जैसे कि आपने सुना कि EOF फंक्शन को अगर आप यूज़ करेंगे जो एक बोलियन फंक्शन की तरह काम करेगा, वो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की शेप में आपको देगा। इट इज़ एफिशिएंट वे टू कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप ड्यूरिंग रीडिंग डाटा फ्रॉम अ फाइल। फॉर एग्जांपल, कंसिडर वाइल नॉट EOF, जो 1 है, 1 का मतलब ये कंडीशन ट्रू है। इनपुट नंबर 1 स्टूडेंट नेम, GPA और ग्रेड। प्रिंट स्टूडेंट स्पेस 5 GPA आप देख रहे हैं और स्पेस 5 और ग्रेड। वाइल द above code would read all data and records contained in the file with buffer number 1 and print the data for each record until the end of file marker is reached. If you want to access and point data sequentially, access and print data contained in a particular record in a file, you would have to read in but not print all records preceding the target record. This can be accomplished by creating a dummy variable to keep track of how many records have been read from the file until the record you are trying to access is the next record to be read. This is the time consuming you reach a desired record. In efficient and better solution to this problem would be to use a random access method file. We dive into the details of random access later. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ फाइल। आफ्टर यूज ऑफ अ फाइल इट मस्ट बी क्लोज्ड। आपने देखा फाइल को यूज़ करने के बाद आपको इसको क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। व्हेन राइटिंग डाटा टू अ फाइल ऑन डिस्क, द क्लोज स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा करंटली इनटू प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप फाइल को क्लोज करते हैं तो डाटा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड using the close statement as follow. Close buffer number. Data is written to the file physically when close statement encountered. It writes all temporary data that is currently in the corresponding buffer to the file. If we want to close our previous student data file, we use it as close one. You can also close many opened file using single close statement as follow. Close number 1, close 2, 3, 4 and so on. You can also close all currently open file using single close statement with no parentheses, no parameters by simply issuing. Close the study. The following complete program illustrated how to read write data using a sequential file. Before moving on to learn about random file, random topic, concentration sequential file. RAM is a program will create a sequential file named info.data. RAM file will then be used to store input data by the user.
उसके बाद स्टूडेंट्स आप रैंडम फाइल्स को डिस्कस करेंगे। रैंडम फाइल्स देखिएगा, if the solution to the problem you are working with deals with directly assessing a particular record in a file, then most efficient algorithm to use would involving using a random file assessing method. As previously mentioned, random files have the कैपेबिलिटी ऑफ असेसिंग अ रिकॉर्ड विद अ फाइल। तो जैसे कि आप रैंडम फाइल के बारे में मैंने पहले भी आपको सभी को बताया है कि रैंडम फाइल्स ऐसी फाइल होती है जिन तक आपकी जिन तक आपकी पहुंच जो है वो डायरेक्ट होती है। स्पेसिफाइंग दैट अ फाइल बी ट्रीटेड एज रैंडम uses a form similar to when specifying different mode operations for a sequential file. As with all types, the first thing the programmer must do before attempting to use the file to open it. The form of opening a random file is as follows. Open file name extension for random AS buffer number line record variable. Notice that we opened the file as being random and a buffer number is used as usual if this does not look normal. The major difference is line function initialization. The argument record variable that is sent into line function is a variable of record type. The line function will return the size of record variable in order to allocate space for each record to be stored in the file. Writing or storing records. When dealing with random files, you cannot send data from each field in a record one by one into the file. Instead, random file let you use the content to the entire records to open the file in one statement. This is accomplished by using put statement and the put statement also specify the location for in the file. आपने देखा कि put statement जो है वो किसी भी फाइल के अंदर लोकेशन की स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है where the record is being sent. The put statement has following forms. Put buffer number record variable. In the above statement, the buffer file number must be first specified the number of record or the location of the record to be placed in the file in next. And finally, the actual record variable is specified to the program know which record to send to the file. इसके बाद reading records है students. The complete opposite operation of put statement would be to retrieve or get data contained in a data file. तो आपने सुना complete opposite operation of put statement. ये जो reading data है उसका बिल्कुल opposite operation होगा put statement के would be retrieve or get contained in a data file. Basic has a built-in function to handle this situation also. It is called get and has a form identical to the put statement. The form of get statement is as follows. Get number buffer record number record variable. तो आइए स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज को समझते हैं। जी तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ब्लैंक को। अ सब रूटीन itself is a dash program, is a small program.
सब रूटीन स्मॉल प्रोग्राम होगा। अ फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अ डैश वैल्यू, सिंगल वैल्यू। गो सब एंड गो टू स्टेटमेंट आर डिफरेंट। सब गो टू एंड सब गो सब ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। Go sub is used to invoke a subroutine. Next देखिएगा, user defined function may be numeric or string. नेक्स्ट देखिएगा int 7.6। तो आपको याद है int में आप पॉइंट को स्किप कर देते हैं, 7 इसका आंसर आ जाएगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज स्टार्टेड विद द कीवर्ड और उसका नाम होगा डिफाइन, DEFFN। गो सब स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विथ रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, द R&D random function is referred to as a dash number generator, random number आएगा। लास्ट देखिएगा, dash is a collection of fields to provide information about an entity in a file। तो ये record हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, MCQs हैं। लेफ्ट पाकिस्तान 3 और आप देख रहे हैं 3 नंबर हैं, PAK, KIS, तो ये ए वाला इसका आंसर होगा। द आउटर ऑफ अ फंक्शन इन -5.7, -5, 4, 6 यहाँ 5, तो ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राइट्स XN will leave n spaces at the right of the string, leave n spaces at the left of the string, select n characters from the right side, select n spaces from the right side। तो इसका C वाला आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिएगा, the dash function is used to convert ASCII code to its character equivalent। CHRS, CHR, CHR, CHRS, तो ये स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन होगा। Instructions that are written once in the main program or independently can be called more than one time in the main program is called control structure, loop, subprogram, none of these। तो इसका आंसर सब प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, tan x sin over cot x, cos over sin over cos, ये sin over cos होगा। The output of sin -4 is minus sign, plus sign, 0, none of these। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर none of these आएगा। A file is activated with one of the following statement before it uses write, read, print, none of these। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी none of these होगा। नेक्स्ट MCQ को डिस्कस करते हैं। A file can be organized in the following ways 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ways में। To read information from a file, it must be opened for input, output, both A and B, none of these। तो ये इनपुट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ट्रू फॉल्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, देयर आर 3 टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइज अ फाइल। तो ये फॉल्स है, 2 है जी। स्टेटमेंट एंड मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, ट्रू होगा। फिक्स फंक्शन गिव एन इंटीजर वैल्यू,
इंटीजर वैल्यू बाय राउंडिंग ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट, फॉल्स हो जाएगा। सब रूटीन आर नॉट इजी टू डिज़ाइन एंड डीबग एंड मॉडिफाई, ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद पांचवा देखिएगा, अ फंक्शन इज एसोसिएटेड विद टू स्टेटमेंट्स गो सब एंड रिटर्न, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद 6 वाला देखिएगा, अ फाइल इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिएगा 7th वाला, एन ओपन स्टेटमेंट मस्ट कंटेन अ रेफरेंस टू द फाइल, ये ट्रू हो गया। बिल्ट इन फंक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज लाइब्रेरी फंक्शन, ये भी ट्रू होगा। 9th वाला देखिएगा, a file opened for output is used to read data for it, तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द कीवर्ड यूज फॉर यूजिंग सब रूटीन और गो सब एंड रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये ट्रू होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन, इसके बारे में भी हम लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, आपने इसका आंसर मार्क कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सब रूटीन, तो सब रूटीन के बारे में भी स्टूडेंट्स आपने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। ये देखिएगा, ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर बनेगा, ये वाला पूरा पैराग्राफ इसका आंसर बनेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड रैंडम फाइल, तो सीक्वेंशियल फाइल के बारे में ये देखिएगा आपने पढ़ा था, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीक्वेंशियल फाइल के बारे में आपने पढ़ा, और आगे आप देख रहे हैं ये आपने रैंडम फाइल के बारे में पढ़ा, ये देखिएगा रैंडम फाइल के बारे में पढ़ा, इससे आप डिफरेंस बना सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब द वे ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग रीडिंग राइटिंग अ सीक्वेंशियल फाइल, सीक्वेंशियल फाइल में ओपनिंग रीडिंग ये सारा आपने पढ़ा है। ये देखिएगा, ये सीक्वेंशियल फाइल्स हम डिस्कस करेंगे, इसमें ये है ओपनिंग, इसमें ये भी आपने पढ़ा, इसके बाद ये राइटिंग आपने पढ़ा, उसके बाद ये रीडिंग आपने पढ़ा, और इसके बाद ये क्लोजिंग आपने पढ़ा। तो ये स्टूडेंट्स आपने इससे आंसर मार्क कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल, तो ये डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल्स आपके पास मौजूद है पेज नंबर 70 पर। अब ये देख रहे हैं, ये प्रोग्राम फाइल्स है और ये डाटा फाइल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द पर्पस ऑफ फॉलोइंग ABS, इंट, SQ और साइन एंड टैब, तो ये आपने लेक्चर के स्टार्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये देखिएगा, ये है इसका पर्पस और सिंटैक्स ABS का। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इंट का है, उसके बाद स्क्वायर रूट का, उसके बाद साइन का, उसके बाद फिक्स का, इसके बाद टैब का, ये सारे फंक्शंस आपके मौजूद है, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन मैंने आपको इसके बता दिए, आपने इसको खुद मार्क करना है। स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।